बच्चों लोग, आज के सेशन में लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फाइंड द परसेंट, आपको क्वेश्चन क्या फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गिवन मिक्सचर। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द गिवन मिक्सचर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन ध्यान देना, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl का एक मिक्सचर है जिसका टोटल वेट दिया है 4 ग्राम। इसका टोटल वेट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है कि इसको हीट करने पे CO2 गैस निकल रहा है, और CO2 गैस का जो वेट निकल रहा है वो वेट है 0.66 ग्राम है। ठीक है, 0.66 ग्राम है। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मुझे बताना आप लोगों को कि सैंपल में इस 4 ग्राम में कितना वेट होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, वेट पता करना आपको, और कितना वेट होगा NaCl का, यानी कॉम्पोजिशन में इंडिविजुअल वेट कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, आपका मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का, और इस मिक्सचर का वेट दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम वेट दिया हुआ है। इस सिस्टम को जब हीट करने से क्या होगा, आपका CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, और बोला हुआ है कि CO2 गैस का जो वॉल्यूम है एस टी पी पे वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में आपको 2.24 लीटर, 2.24 लीटर STP का वॉल्यूम है। ठीक है, इस गिवन इंफॉर्मेशन से आपको मुझे बताना है कि सिस्टम में सोडियम कार्बोनेट कितना होगा और कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल वेट मुझे बताना आपको। तो सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। बच्चों लोग, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान देना। आपको पता है कि जो CO2 गैस निकल रहा है वो किसके कारण निकल रहा है, तो NaCl से तो आएगा नहीं है। तो ये CO2 जो भी आ रहा होगा वो आ रहा होगा ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसके डिकम्पोजिशन से CO2 गैस निकला होगा। ठीक है, तो CO2 गैस का जो वेट होगा, यानी जो यहाँ से अमाउंट निकल रहा है, वो डायरेक्टली हमको लिंक कर देगा सोडियम बाइकार्बोनेट के अमाउंट को। तो ध्यान देना, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद होना चाहिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज करेगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O एन प्लस CO2। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो कार्बोनेट है वो फर्दर टूटेगा नहीं, यानी फर्दर इसका ब्रेकेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उदाहरण ना, आप देखोगे CO2 का कितना वेट दिया हुआ है, तो 0.66 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसको मोल में चेंज करना है पहले। तो मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो CO2 के मोल मास से डिवाइड करेंगे। मोल मास कितना CO2 का है? 44 है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ऊपर होगा 3, नीचे होगा 2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। तो इतना मोल हो जाएगा CO2 का, इतना मोल हो जाएगा CO2 का। आपको पता है कि CO2 का अगर 1 मोल निकल रहा है, तो बैलेंस इक्वेशन मेरे को क्या बता रहा है कि CO2 का 1 मोल निकलेगा तो उसके लिए 2 मोल आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक करने वाला है। तो जितना मोल CO2 का निकल रहा है उसका डबल जो होगा मोल होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल इस केस में कितना हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 2। ठीक है, तो इतना मोल आ जाएगा आपका किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये 2 कैंसिल करके अल्टीमेटली आंसर कितना होता है, आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। ये हो जाएगा मोल आपका किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम, अब इसका हमको वेट मत पता करना है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास, जिसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना होगा जी सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो इसका मोलर मास होगा 84। क्या होगा, 84। आप उसको निकाल सकते हो।
इंडिविजुअल मासेस को ऐड करके उसके मोलर मास को आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 84। अब हमको वेट पता करना, तो वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास इंटू मोल। तो मोल का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो मोल का वैल्यू 3 इंटू 10⁻² दिया हुआ है। तो इससे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना, ये जगह 2.52 ग्राम हो जाएगा, 2.52 ग्राम हो जाएगा। तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का जो वेट हो जाएगा वो जाएगा 2.52 ग्राम। और आपका NaCl, तो आपको पता है कि दोनों वेट का सम 4 ग्राम है। दोनों वेट का सम अगर 4 ग्राम है, तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट होगा 2.52 ग्राम, तो NaCl का वेट कितना हो जाएगा, तो इसका वेट हो जाएगा 1.48 ग्राम, 1.48 ग्राम। ठीक है, तो ये सिस्टम का कंपोजिशन होगा। सिस्टम में 2.52 ग्राम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl का वेट होगा 1.48 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों लोग को आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन पे। ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास है। आपको बोला गया था कि सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है। इस सिस्टम का जो वेट दिया हुआ टोटल 20 ग्राम दिया हुआ है। हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो CO2 गैस निकल रहा है, और CO2 गैस का जो वॉल्यूम है STP पे वॉल्यूम दिया हुआ है 2.24 लीटर दिया हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमसे हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम इस सिस्टम का कंपोजिशन बताएं। कंपोजिशन मतलब दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल वेट क्या होगा मुझे बताना है। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन हमारे से है। अब ध्यान देंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको हीटिंग करने से नो रिएक्शन होता है, यानी इसका हीटिंग से कुछ नहीं होगा, यानी इसमें होता है नो रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं कि सोडियम कार्बोनेट ब्रेक नहीं करता है, टूटता नहीं है। ठीक है, यानी आपका जो CO2 गैस निकल रहा होगा उसमें सोडियम कार्बोनेट का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो CO2 गैस निकलेगा किसी कारण, तो CO2 गैस निकलेगा ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाएगा। तो इसका डिकम्पोजिशन का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन का ये बैलेंस इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन का आपके पास बैलेंस इक्वेशन मैं लिख चुका हूँ। ठीक, अब ध्यान ना, जो CO2 है, CO2 का जो वॉल्यूम है आपको पता है 2.24 लीटर है। तो इसका मोल निकाल ले, तो मोल ऑफ CO2 क्या होगा, तो CO2 का मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे 22.4 से, तो हो जाएगा 1/10। तो CO2 का मोल हो गया 1/10। अब बैलेंस इक्वेशन को रिफर कर, तो अगर CO2 का मोल अगर 1/10 होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल भी क्या होगा, 1/10 ही होगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में दोनों का जो कोफिशिएंट है 1:1 है, 1:1 दिया हुआ है, यानी जितना CO2 निकलेगा उतना ही मोल क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज क्या होगा। तो CO2 का मोल अगर 1/10 है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मोल क्या होगा, 1/10 होगा। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाल चुके हो, कैल्शियम कार्बोनेट का आपका मोल 1/10 निकल चुका है। अब ध्यान देना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, तो इसका मोलर मास का वैल्यू होता है 100। तो अगर हमको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है, तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, मोल 1/10 दिया हुआ था इंटू मोलर मास 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ग्राम। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंपोजिशन है, यानी वेट है सिस्टम में, वो होगा 10 ग्राम। तो चूंकि टोटल वेट कितना है, 20 ग्राम का टोटल वेट है, तो टोटल वेट में 10 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बचा हुआ 10 ग्राम किसका होगा, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये ध्यान देना, यानी इस सिस्टम में सोडियम कार्बोनेट भी होगा 10 ग्राम और आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा 10 ग्राम। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, बच्चों लोग आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन तो समझ आ चुका है। नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करोगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है।
ठीक है। और कंबाइंड वेट इसका है 92 ग्राम सिस्टम का। बोला गया है कि इसमें से CO2 गैस निकलता है और CO2 गैस का जो वॉल्यूम है वो है 2.24 लीटर। ठीक है, 2.24 लीटर दिया आपको। 2.24 नहीं है, 22.4 है। तो CO2 गैस का जो वॉल्यूम है, ओके क्या लिखा हुआ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए फिर से, वो 22.4 दिया हुआ है। ये है CO2 गैस का वॉल्यूम एट एस टी पी। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है कि मैग्नीशियम कार्बन का वेट क्या होगा और कैल्शियम कार्बन का वेट क्या होगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नहीं था ना, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी आपको बनाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या दिया मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास एक रिएक्शन है P4 प्लस O2 गिव्स P4O6 प्लस P4O10। मतलब फॉस्फोरस अगर O2 से रिएक्ट करता है तो बोला गया है कि कुछ फॉस्फोरस P4O6 बनाएगा और कुछ फॉस्फोरस P4O10 बनाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, यानी टाइम जीरो का मतलब क्या होगा, रिएक्शन के बिगिनिंग में। तो रिएक्शन के बिगिनिंग में आपका फॉस्फोरस का वेट है 31 ग्राम और जो O2 है उसका वेट है 32 ग्राम। तो 31 ग्राम है एंड 32 ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि अगर कंडीशन आपको दे रहे हैं कि जब हो रहा था तो रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो रहा था, रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो रहा था। रिएक्शन जब फुल्ली कंप्लीट होगा यानी सिस्टम फुली रिएक्ट करके आपका जो भी फास्फोरस और O2 था वो कंबाइन करके P4O6 एंड P4O10 फॉर्म कर चुका है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसको हम अमाउंट को A और B बोल दे और हम बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में P4 और O2 जो भी था उसका कुछ भी अमाउंट बचा नहीं है, यानी फुली रिएक्ट कर चुका है। तो आपको बताना है P4O6 का मोल क्या होगा और P4O10 का मोल क्या होगा। यानी यहाँ पे जो A और B है वो मोल्स है, तो आपको ये मोल्स बताना है। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ चुका है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। जो ध्यान, थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा। थर्ड क्वेश्चन में जो CO2 गैस निकल रहा है ना, वो दोनों कार निकलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसका जो ब्रेकिंग करोगे तो ब्रेक करेगा MgO एंड CO2 में। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट भी है वो भी सिमिलर तरीके से ब्रेक करेगा CO एंड CO2 में। यानी आपका जो CO2 गैस है उसमें दोनों दोनों का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब ध्यान देना, तो ये आपको सॉल्व किया हुआ है, तो मैं सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें जूम क्या कर रहे हैं, कि आपका टोटल वेट सिस्टम का, आप क्वेश्चन में दिया होगा टोटल वेट कितना दिया हुआ है। तो टोटल वेट आपका 92 ग्राम दिया होता है सिस्टम में। इस 92 ग्राम में हमें जूम कर रहे हैं कि आपका जो MgCO3 है उसका वेट होगा x ग्राम, ये मान रहे हैं हम। और आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका वेट हमें जूम कर ले रहे हैं 92 माइनस x ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों का वेट हमें जूम कर लिए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हमको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 84 ग्राम। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है उसमें हम उसके वेट को मोल में चेंज करेंगे। तो उसका वेट हम x ग्राम मानने हैं, इस x को इसका मोलर मास से डिवाइड करो। मोलर मास का वैल्यू है 84 ग्राम,
तो मोलोमर से डिवाइड करेंगे तो मोल्स कितना आ जाएगा, तो x/T4 मोल आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब बैलेंस इक्वेशन को चेक करोगे तो जितना मोल होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का उतना ही मोल निकलेगा क्या, CO2 गैस निकलेगा। तो CO2 गैस का मोल भी क्या हो जाएगा, तो x/84 हो जाएगा CO2 गैस का मोल, जो कि आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ठीक है, हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसका वेट हम कितना मान चुके हैं, तो 92 - x ग्राम हम जूम कर चुके हैं। ठीक, इस वैल्यू को मोल में चेंज करो, तो मोल में जब चेंज करो तो कितना आएगा, तो 92 - x/100 ये हो जाएगा मोल। अब इसका बैलेंस इक्वेशन तुम रेफर करोगे तो जितना मोल होगा CO2 का, सॉरी जितना मोल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का उतना ही मोल होगा CO2 गैस का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना निकाल चुके हम लोग जी, तो 92 - x डिवाइडेड बाई 100, तो सेम मोल हो जाएगा किसका, CO2 का। तो CO2 का मोल्स इन टर्म्स ऑफ x मिल गया दोनों साइड से। आपको पता है कि क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लोग सॉल्व करे थे उस क्वेश्चन बोला गया था कि CO2 का वेट, CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ था, तो CO2 का वॉल्यूम कितना था, 22.4 लीटर था एट STP पे। इस STP पे का सोच के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान देना इसका मोल जो होगा, तो जो मोल ऑफ गैस क्या होगा, तो मोल ऑफ गैस हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी मोल ऑफ CO2 का हम जो बात कर रहे हैं वो 1 मोल रिलीज हो रहा है, तो CO2 का मोल 1 होगा। बात समझ में आ गया। इसका मतलब गिवन क्वेश्चन में CO2 का मोल 1 है और हम लोग इस क्वेश्चन को बैलेंस करके इन टर्म्स ऑफ x CO2 का मोल कितना निकला है, तो मैग्नीशियम कार्बन से CO2 निकल रहा है x/T4 मोल और कैल्शियम कार्बन से निकल रहा है 92 - x डिवाइडेड बाई 100 मोल में मिल रहा है आपको। तो दोनों मोल को ऐड कर दो, तो ऐड करके 1 होना चाहिए, तो ऐड करके 1 करके इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 84, x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 42 ग्राम। कितना मिल जाएगा, 42 ग्राम। इसका मतलब तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट कितना हो जाएगा, 42 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना हुआ जी, तो 92 - x यानी 92 - 42, तो वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 50 ग्राम। ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, बच्चों लोग हम लोग थर्ड क्वेश्चन तो हम लोग समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो 4 पे ध्यान देना। 4 पे आपको निकालना क्या है, आपको P4O6 एंड P4O10 का मोल निकालना है, एज्यूमिंग जितना भी रिएक्टेंट आप दिए हो वो फुल्ली कंज्यूम हो चुका प्रोसेस में। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम इसका एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, इसका हम एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2P4 कर दे रहे हैं, ठीक है, और 8O2 कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना जो भी डाटा दिया उसको मोल में चेंज कर लेते हैं। इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल 1 हो जाएगा, यानी O2 का मोल 1 हो जाएगा। ठीक है, और P4 का मोल हो जाएगा 1/4। अब इसको इसमें से अगर हम लिमिटिंग फाइंड करें तो गौर करना, अगर 1/4 को डिवाइड करो 2 से तो 1/8 आएगा, और आप अगर डिवाइड करो 1 को इस 1 को डिवाइड करोगे 8 से तो भी 1/8 आएगा। इसका मतलब जो बहुत है लिमिटिंग है, दोनों लिमिटिंग है, वो आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, फुल्ली कंज्यूम हो जा रहा है। तो किसी को भी लेके तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं कि हम P4 को लेके या फिर O2 को लेकर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो पता है कि 8, अब बैलेंस इक्वेशन चेक करो तो 8O2 से एक P4O6 बनता है, तो 1O2 से कितना बनेगा, तो 1/8 बनेगा, तो 1/8 हो जाएगा P4O6 का वैल्यू। सिमिलरली 8O2 से 1 P4O10 बनता है, तो 1O2 से कितना P4O10 बनेगा, तो वही बनेगा 1/8 बनेगा। तो P4O6 का वैल्यू भी 1/8 होगा एंड P4O10 का वैल्यू भी 1/8 होगा। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। सिमिलरली ध्यान देना जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 का भी जो आंसर होगा वो सिमिलर तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 4th की तरह है।
तो फिफ्थ को आप लोग घर पे सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। बच्चों लोग आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 28 इन 29। तो क्वेश्चन 28 एंड 29 को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताएंगे आप लोग इसका। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 28 में था ना, इंफॉर्मेशन क्या बोला हुआ है कि सिल्वर कार्बोनेट का 2.76 ग्राम दिया हुआ वेट, उसको स्ट्रांगली हीट किया गया है। तो स्ट्रांगली हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रांग हीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होगा कि स्ट्रांग हीटिंग का मतलब क्या होता है कि फुल्ली ब्रेक करके अपने मेटेलिक स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ध्यान दोगे आप लोग तो बहुत, आप लोग अगर ऐसा जूम कर तो करोगे कि सिल्वर कार्बन का हीटिंग से होता क्या है, तो खुद को ऑक्साइड में चेंज करता है और CO2 बनेगा। बट ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या दिया हुआ आपको, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म से फर्दर ब्रेक कर जाएगा अपने मेटालिक फॉर्म में और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसका मतलब ऑपरेशन को मैं एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ, आपको प्रोसेस ऐसा होगा कि सिल्वर कार्बोनेट है वो ब्रेक करेगा सिल्वर में, प्लस O2 अलग हो जाएगा, प्लस CO2 अलग हो जाएगा। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे हाफ लगा देंगे। अब ध्यान देना, सिल्वर कार्बोनेट का मोलर मास होता है 276 ग्राम, 276 ग्राम। इसका मोल कितना हो जाएगा, तो इसका मोल हो जाएगा, चूंकि वेट दिया हुआ था 2.76, तो मोल हो जाएगा 1/100 मोल हो जाएगा। तो अगर ये 1/100 होगा तो वो पता है कि अगर एक सिल्वर कार्बोनेट ब्रेक करेगा तो कितना सिल्वर फॉर्म करेगा, तो आपका 2 सिल्वर फॉर्म करेगा। तो अगर 1/100 मोल ब्रेक करेगा तो इसका मोल कितना होगा, डबल करते हैं तो 1/100 इंटू 2 कर देंगे, कितना मोल सिल्वर फॉर्म करेगा। तो ध्यान देना, आपको O2 भी गैस है और CO2 भी गैस है। क्वेश्चन में क्या बोला था, जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू का मुझे वेट चाहिए, तो यहाँ पर रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू सिल्वर होगा, ठीक है। तो सिल्वर का वेट कैसे निकालेंगे, तो सिल्वर का मोल मास होता है 108, तो 1/100 इंटू 2, ये हो गया मोल, इंटू 108 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.16 ग्राम। ये हो जाएगा आपका रेसिड्यू का वेट, ठीक है। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा ए, 2.16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रांगली हीटिंग जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 29 होगा, 29 में ध्यान देना, इसमें बोला हुआ था कि जब व्हेन सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बोला है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व एज, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर आप जिंक को ट्रीट करोगे H2SO4 के साथ तो Zn4 बनेगा और प्लस H2 गैस निकलेगा। सिमिलरली जिंक को ट्रीट करोगे NaOH के साथ, तो आपको पता है ये क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 बनता है। यहाँ बैलेंस इक्वेशन में इसका मूल हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2 निकलेगा। तो गौर करोगे ना, दोनों केस में बैलेंस इक्वेशन में जिंक का एक एक मोल लिया गया है, तो जिंक का अगर सेम मोल लेंगे और H2SO4 NaOH अगर एक्सेस में होगा तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल होगा। यानी जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकलने वाला है उसका रेशियो लोगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। यानी क्वेश्चन में जो 29 है उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए
1:1, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो 29 का आंसर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चा। सर कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन ये कैसे 1:1 हुआ? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे लोग, ध्यान से रखना। इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन को फोकस करो आप। तो जिंक, जब जिंक देखो, जिंक है लिमिटिंग रिएजेंट दोनों केस में। तो जिंक का बैलेंस इक्वेशन लिख चुके हैं H2SO4 के साथ। तो जिंक का बैलेंस इक्वेशन होगा तो उसमें ZnO4 फॉर्म करता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, और जिंक का जो रेशन होगा NaOH के साथ, तो उसमें ध्यान देना, अगर आप देखोगे NaOH के साथ तो उसमें ध्यान दोगे तो इसमें होता है सोडियम जिंकेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो गौर करना, दोनों रिएक्शन में जिंक का हम ले रहे हैं 1 1 मोल, तो जिंक का अमाउंट दोनों में सेम है। तो जिंक का अमाउंट दोनों में सेम रहेगा तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का जो मोल इवॉल्व कर रहा है उसका मोल भी क्या है, 1 1 मोल है, इन उनका मोल भी क्या सेम बनेगा। तो अगर मान लेते हैं जिंक का 1 मोल लोगे तो हाइड्रोजन गैस 1 मोल मिलेगा, यहाँ भी 1 मोल लोगे तो यहाँ भी 1 मोल मिलेगा, यानी दोनों जगह में जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम इवॉल्व करेगा, ठीक है, तो उसका रेशियो क्या 1:1 होगा। ठीक है रिशिता, समझ में आया बच्चा? यस सर। ठीक है, कुछ सोम आपका डाउट है कि अगर रेशन में अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को याद होना चाहिए रेशन बच्चा, इसलिए आप लोग को लास्ट क्लास में हम लोग रेशन के बारे में मैं बताया था कि जो इंपॉर्टेंट रेशन आपको कम से कम याद होना चाहिए ताकि आपको प्रोडक्ट क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, अब ध्यान दोगे, इसी में एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। तो आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ फटाफट। तो ध्यान बच्चे लोग, क्वेश्चन 27 कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे, तो आप जब इन दोनों को मिक्स करते हो तो यहाँ पे एक बैलेंस इक्वेशन में लिख रहा हूँ 27 का, BaCl2 प्लस सोडियम फॉस्फेट gives NaCl and बैरियम फॉस्फेट। बात समझ में आ गया? इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बैरियम का 3 लगा देंगे, ठीक, और सोडियम फॉस्फेट का 2 लगा देंगे, तो 6 NaCl बन जाएगा। वही हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब दोनों का मोल कितना दिया हुआ है, इसका 0.5 मोल दिया हुआ है, इसका 0.2 मोल दिया हुआ है। इन दोनों में लिमिटिंग चेक करो तो लिमिटिंग निकल के आ जाएगा, सोडियम फॉस्फेट आपका लिमिटिंग निकल के आ जाएगा, ये वजह लिमिटिंग नहीं निकल के आ जाएगा। तो ध्यान देना, 2 मोल सोडियम फॉस्फेट अगर रिएक्ट करता है तो आपका 1 मोल बनता है बैरियम फॉस्फेट, तो यहाँ 0.2 मोल है तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 0.1 मोल, यानी 27 का आंसर डी होगा। ठीक है, 27 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 का मैं बात कर रहा हूँ। तो 15 में ध्यान देना, आपको बोला गया है कि आपके पास एक रेजिन है, तो रेजिन का एक लंबा सा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 पार्ट है, एक को हम A- बोल सकते हैं बड़े से पार्ट को, यहाँ जो बड़ा सा पार्ट लिखा हुआ है ना, इस पूरे को हम A- बोल दे रहे हैं इस पूरे को, और बगल में Na+ है, बगल में Na+ है। ठीक है, तो आपका रेजिन का फॉर्मूला हो गया। बोला है कि इसको हम डालेंगे कैल्शियम वाल, अगर आपका सिस्टम में कैल्शियम रखा हुआ है तो कैल्शियम में अगर इसको ऐड करते हैं इस रेजिन को, तो ध्यान देना रेजिन का जो आयनिक पोर्शन होगा वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो चूंकि आयनिक पार्ट पे -1 चार्ज है और कैल्शियम पे चार्ज +2 है, तो एक कैल्शियम को अब को इंटेक करने के लिए आयनिक पार्ट का दो पार्ट होना जरूरी है, ऐसा कुछ होगा। यानी एक कैल्शियम को निकालने के लिए आपको, अगर इसको बैलेंस इक्वेशन देखोगे तो एक कैल्शियम को निकालने के लिए 2 रेजिन चाहिए, यानी 1 मोल कैल्शियम के अपटेक के लिए, ठीक है, आपको 2 मोल रेजिन चाहिए, आपको 2 मोल रेजिन चाहिए। ठीक, बट बोला गया है कि आपको कैल्शियम का मोल आपको इसको एक्सप्रेस करना है मोल पर ग्राम ऑफ रेजिन। तो पता है
आपको कैल्शियम का 1 मोल के लिए, 1 मोल कैल्शियम +2 के लिए आपको 2 मोल रेजिन चाहिए, 2 मोल रेजिन चाहिए। और रेजिन का मोलर मास कितना होता है? तो रेजिन का मोलर मास दिया हुआ 206। तो एक मोल कैल्शियम के लिए आपको 2 मोल रेजिन, यानी रेजिन का टोटल वेट कितना हो जाएगा? तो 412 ग्राम, यानी 1 मोल कैल्शियम के लिए +2 के लिए रेजिन का वेट कितना होगा? तो 412 ग्राम वेट होगा जिसको आप यूज करोगे। तो मोल पर ग्राम में अगर आपको एक्सप्रेस करना होगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। तो इसको एक्सप्रेस करना था मोल पर ग्राम ऑफ रेजिन, तो मोल होगा मोल कितना होगा कैल्शियम का 1, तो उसके लिए रेजिन का वेट कितना होगा? तो 412 ग्राम वेट उसका कंज्यूम होगा। ठीक है, ऐसे में अब चलो आपको किसी को दिक्कत आप लोग को यहाँ तक में? सर एक और बार रिपीट कर दीजिए, कौन सा थोड़ा क्वेश्चन नंबर? कंफ्यूजन हो गया। 27 या? सर 15। ठीक है, चलो ध्यान देना, यहाँ पे एक रेजिन्स का एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बड़े से फॉर्मूला में आपका जो लास्ट पार्ट है ना, SO3- और Na+ है, यानी यहाँ पे ए आयनिक पार्ट है, इसका आयनिक पार्ट है। ठीक, अब ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम +2 का, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम +2 का, तो कैल्शियम +2 को अगर आपको रिमूव करना है रेजिन को लेके, तो रेजिन का पे एक माइनस चार्ज था बड़ा वाला फॉर्मूला का, और यहाँ Na+ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन लिखोगे तो आपका एक कैल्शियम +2 को इनटेक करने के लिए आपका A- कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ऐसा बनेगा ना, यानी रेजिन ऐसा यूज होगा। तो बैलेंस इक्वेशन में इस तरह यूज कर सकते हैं आप लोग को। इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम +2 हटाने के लिए आपके पास रेजिन कितना होना चाहिए? तो रेजिन का मोल होना चाहिए 2 मोल होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, चूंकि रेजिन का मोल मास कितना दिया हुआ है, तो रेजिन का मोल मास दिया हुआ 206 ग्राम, तो 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 412 ग्राम, यानी 1 मोल कैल्शियम को इनटेक करने के लिए आपका रेजिन का वेट कितना होगा? तो 412 ग्राम आपका वेट होगा रेजिन का, जिसको वो कंज्यूम होगा। तो आपको एक्सप्रेस करना था मोल पर ग्राम में, तो मोल पर ग्राम में एक्सप्रेस करना आपको है, तो कैल्शियम का 1 मोल के लिए रेजिन का ग्राम होना चाहिए 412 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो मोल पर ग्राम का ये रिलेशन हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा था आपका आंसर होगा डी। ठीक है, ऋषिता क्लियर बच्चा? यस सर। ठीक है, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दोगे, हम लोग काफ़ी कुछ मोल का सिर्फ खत्म कर चुके हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक में शेयर कर चुका हूँ आपके साथ। आप क्या करोगे, बेसिकली क्वेश्चन बैंक में क्या है, तो पास पेपर्स ऑफ जेई एडवांस है, पास से पेपर ऑफ जेई मेन है, एंड पास से पेपर ऑफ नीट होगा। ठीक है, तो तीनों को आप सॉल्व करके देखना, जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं उस क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करना आप। ठीक है, और जो डाउट्स होगा उसका नेक्स्ट क्लास में वही पूछना आप लोग को है। नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज यील्ड क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल क्या होगा पढ़ाएंगे आपको, ये खत्म हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा गैसेस एनालिसिस पे, तो उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, यानी मोलरिटी ये सब क्या होता है उसे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 से 3 क्लास में आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज से सेशन में ही पेंड करेंगे।